अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। ख़वातीन का आलमी दिन एक अलामत है, वरना वो जो अपना हर दिन नस्ल इंसानी के दवाम के लिए वक्फ़ कर दे, उसके मसाइल का अहाता भला इस एक दिन में कैसे मुमकिन है। एक औरत के कितने रूप हैं। फ़लस्तीन में बंदूक का मुकाबला गुलैल से, गोली का मुकाबला पत्थर से करने वाले नन्हे मुजाहिद पैदा करने वाली औरत, बारूद की बू में झुलसे जनाजे पर पतराई आंखों वाली शेर दिल औरत, सहूनी फौजियों के हाथों लापता शोहरों की मुंतज़िर सुहागन या शायद बेवा औरत, बच्चों को यतीमी के डसते साए के ख़िलाफ़ हिम्मत देने वाली, भाई के जनाजों को कांधा देने वाली औरत, आशियानों पर बिल्डोज़र चल गए मगर चट्टान की तरह डटी रहने वाली औरत, शहीद घरानों की बाहिम्मत औरत जिसका सीना इसराइली टैंक्स से ज़्यादा मजबूत है, सहूनी काल कोठरियों में फ़ौजियों के हाथों ज़दोकोब शर्मनाक तरीक़े तफ्तीश से नबरद आज़मा औरत, जिसका रेप फ़ौजियों का जंगी हथियार है, बदतरीन जुल्म से बाज हो जाने वाली औरत, लाते खाती हमला औरत, उजड़ी कोख कुचली रूह वाली औरत, जेल में कैद वो औरत जिस पर होने वाले जुल्म का खुदा के सिवा कोई गवाह नहीं। ये न होती तो क़िबला बैतुल मुक़द्दस पर गासिबाना इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली नस्ल पैदा न होती। ये न होती तो कश्मीर और फ़लस्तीन की तहरीकें कब की ख़त्म हो चुकी होती। बुरहान वानी जैसे मुजाहिद बेटे पैदा करने वाली औरत, गोलियों के आगे भाई की ढाल औरत, कैदी शोहरों की अमानतदार, शहीदों के यतीमों की आबियार, खाकदार तारों में रास्ते बनाती औरत, गोलियों से भुने सीने पर बैन करने वाली औरत, उजड़ी हुई दुल्हन भी औरत, जुल्म के सामने भिपरी हुई माँ भी औरत। ये ना होती तो जुल्म बेनकाब ना होता, कश्मीर की मस्जिदें आबाद ना होती, मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के कसाईयों का निवाला बन जाता, रोहिंग्या के मुस्लिम कत्लेआम में अपने बच्चों के कटे हुए सर, टुकड़ों में बटे हुए जिस्म गठड़ियों में समेटने वाली औरत, भूख और प्यास से सिसकते बिलकते बच्चों को बगल में छुपाए ज़िंदगी की आस में जंगल जंगल फिरने वाली औरत, बेटों के सामने म्यांमार के फ़ौजियों की हवस का निशाना बनने वाली औरत, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी के लिए समंदर की बेरहम मौजों से लड़ने वाली औरत, कैंप्स में अपने हिस्से का निवाला बच्चों के मुंह में डालने वाली औरत, जो ज़िंदगी पर समझौता कर लेती है लेकिन इस्लाम पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकती, दीन की बका और आज़ादी और हुर्रियत की अलमबरदार ये औरत, इस्लाम की मोहब्बत जिसने घुट्टी में पिला दी। बहादुर औरत बहादुर मर्द पैदा करती है। आगोश फ़ातिमा हसन हुसैन जैसे इमाम पैदा करती हैं। वो फ़ातिमा जो रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत, जन्नत के सरदारों की जन्नत, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद जिनके एहतराम में रिसालत भी उठ खड़ी हो, बीबी आमना, खदीजतुल कुबरा, आयशा सिद्दीक़ा। क्या खूबसूरत तारीख़ है इस मज़हब की जिसने औरत के हुकूक़ को सिर्फ बयान ही नहीं किया, नाफिजुल अमल करके दिखाया। आज नाज़रीन, कोई तरक्की पसंद हो, आज़ादी पसंद हो, इस्लाम पसंद हो, चादर ओढ़ने वाली हो या सर खुला रखने वाली, ज़ाती हैसियत में कोई कुछ भी हो, लेकिन हर शख्स ये एतराफ़ करेगा कि जिन हुकूक़ की बात होती है वो औरत मज़हब इस्लाम से नहीं, इस माशरे से मांगती है। इस्लाम सबसे बेहतरीन मज़हब है। मुसलमान माशरे को भी बेहतरीन होना चाहिए। जहेज़ के मुतालबे, कम उम्र की शादी, जबरी ब्याह, तालीम से महरूमी, तेज़ाब गर्दी, कारोकारी, वनी, सवारा, घरेलू तशद्दुद, रेप, हैरेसमेंट, गालियाँ, मुग़ल्लज़ात, औरत का इस्तेहसाल हर दौर में हो रहा है, अब भी है। प्रोग्राम में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहूँगी। आज ख़वातीन का आलमी दिन है। सबसे पहले तो तमाम ख़वातीन को मेरी तरफ़ से मैं सलाम पेश करती हूँ। बात का आगाज़ करते हैं। सुमैया राहील क़ाज़ी साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी प्रोग्राम में, जो कि जमात इस्लामी ख़वातीन विंग से हैं। इसके साथ साथ मुमताज़ मुग़ल साहिबा डायरेक्टर औरत फाउंडेशन प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी। आलिया सारिम साहिबा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। आगाज़ करती हूँ सबसे पहले सुमैया राहील साहिबा से। समिया साहिबा, सबसे पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा, खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में शिरकत के लिए। 2 रोज़ पहले पार्लियामेंट के बाहर हंगामा आराई हुई, कारकुन और सियासतदान सभी एक दूसरे को गालियाँ देते रहे। जो शर्मनाक वीडियो सामने आई उसमें हर गाली माँ को दी जा रही थी, बहन को दी जा रही थी, माँ और बहन से मंसूब की जा रही थी। मैं जानना आपसे ये चाहती हूँ कि क्या वजह है हमारे यहाँ मर्दों की लड़ाई में गाली औरत को पड़ती है। मैं कुछ अरसे से बहुत ही ज़्यादा इस गम में मुब्तला हूँ कि हमारी कौम की जो अखलाकियात हैं और जो हमारे लीडर हमारी कौम को जो ज़बान सिखा रहे हैं,
जो अखलाक सिखा रहे हैं वो इंतहाई अखलाक से गिरे हुए हैं। आप हमारे ट्विटर के ट्रोल्स देख लें आप, या हमारे सियासतदानों की और इनके झगड़ों में इनकी ज़बान देख लें, हमें हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि हम किस अपनी कौम को किस नहज पर लेकर जा रहे हैं। और कौमों की इज़्ज़त वाकई बहनों और बेटियों और उनसे वाबस्ता है, लेकिन बेइज्जती से बिल्कुल, यानी जो माँ और बहन को जो भी बदज़ुबानी उनके लिए की जाती है, मैं समझती हूँ कि वो लोग अपनी तरबियत दिखा रहे होते हैं कि हम किस घर में पले बड़े हैं। जो भी ज़बान जो भी इंसान बोलता है वो अपनी तरबियत का इजहार कर रहा होता है कि मुझे किस माँ ने पाला है, मुझे किस बाप ने पाला है, मैं किस घर में पला बड़ा हूँ जहाँ पर किस तरह की ज़बान बोली जाती है। आज औरत के आलमी दिन पर औरत का सबसे पहला हक़ है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसकी इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना। और जो महज़्ज़ब मुआशरे होते हैं वो अपनी औरत का एहतराम करना जानते हैं। और मेरा सर शर्म से झुका हुआ है ये कुछ दिनों से कि जिस तरह के हमारे ट्विटर के ट्रोल बनते चले जा रहे हैं और जिस तरह की हमारे ये लीडर ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। आलिया साहिबा, हमने देखा है कि इस्तेहसाल का शिकार जो है ना, वो औरत भी बेटी का निवाला बेटे को खिला रही होती है। जो खुद शौहर से पिट रही है वो बेटे को बहन पर हाथ उठाने से नहीं रोक रही है। ये हर माँ अपनी बेटी को महफूज रखना चाहती है, लेकिन उसके घर के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटी के साथ वो रोक नहीं पाती या मना नहीं कर पाती बेटे को। ऐसा क्यों? चलो ये जुमला ठीक है, रोक नहीं पाती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेटे को भी जन्म दिया और मैंने बेटी को भी जन्म दिया। एक माँ दोनों को 9 महीने कोख में रखकर पैदा करती है, एक जैसा दुख सहती है। ये कैसे मुमकिन है कि बेटी के लिए दिल ना दुखे या बेटे को आप बहुत ज़्यादा अपर हैंड दे दें? ये माशरे के तौर तरीके हैं और अगर हैं तो इनको बदल जाना चाहिए। और अगर औरत ऐसा कर रही होती है तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं जो उसको कहते हैं ऐसा करने के लिए। अच्छा, और अगर मैं उसको लाइल्मी समझूं तो मैं कहती हूँ कि उसका एक माइंडसेट है जो बना दिया है जिसको बदलना चाहिए। एक औरत को पता होना चाहिए कि उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस किसी तरह मर्द से कम ना हो, उसने तो अगली नस्ल को पैदा करना है। अगर मैं समझती हूँ कि मुकम्मल औलाद हम पैदा नहीं कर सकेंगे तो माशरे को क्या देंगे? वो मर्द जो अपनी बीवियों का ख्याल नहीं रखते और एक मैं समझती हूँ हल्की औलाद पैदा होती है उनके घर में जो मुकम्मल नहीं होती, कोई भी फिजिकल उसको इश्यूज होते हैं। अच्छा, कई दफ़ा पैदा होके नहीं पता चलता औलाद में क्या कमी है। जो आपने बीवी को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, खाना नहीं दिया, खुराक नहीं दी, फिर उसको आपने टॉर्चर में रखा, उसका जो औलाद पैदा होती है उसी मिजाज की पैदा होती है। रब इतना खूबसूरत है, उसने तो हमें फूलों की तरह रखना था। जब हमने औलाद को पैदा किया तो अल्लाह चाहता था हमारा बेहतरीन ख्याल रखा जाए। और अगर ज़माने के जालिम लोगों ने ख्याल नहीं रखा ना, तो फिर मैं बताऊँ, मर्द को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, उसे औलाद मुकम्मल चाहिए होती है, यहाँ तक कि बेटी नहीं बेटा चाहिए होता है। तो अल्लाह ताला ने फिर वहाँ पर उस कमी को कहीं ना कहीं छोड़ा। तुम अगर अपनी बीवी का ख्याल नहीं करोगे तो तुम्हें वो मुकम्मल औलाद नहीं मिलेगी। अल्लाह ने इस तरह से ताने बाने बुने हुए, हम इसमें से कहीं कुछ छोड़ नहीं सकते, और अगर हम छोड़ेंगे तो हम उसका प्रॉपर फल पा नहीं सकते। और वो सारा किया धरा फिर वो रिफ्लेक्शन मैंने कहा ना, वो जब आपकी औलाद में चीज़ें आती हैं, आप देखें तरक्की याफ्ता कौमों की बातें तो बहुत होती है, लिबास में तो हम उनकी बहुत तकलीद करते हैं। क्या उस वक्त तकलीद नहीं होती जब हम देखते हैं कि माँ बनने वाली माँ को कितनी एक्स्ट्रा केयर दी जाती है? जब वो उन हालात में होती है तो उसको कोई मेंटल टॉर्चर नहीं किया जाता, उसके साथ मैथमेटिकल गेम्स खेली जाती है, क्योंकि जो माँ देखेगी वो बच्चा सीखेगा। पूरी कौम कब आगे बेहतर बनती है? जब उसकी माँ बेहतर होती है। तरबियत में भी, अगर तरबियत में भी लेके जाऊँ, आप माँ को सुकून नहीं देंगे, आप घर का माहौल कैसे तरबियत याफ्ता करेंगे? रब के ताने बाने हैं, रब ने सबको एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि निकल जाओ किनारों से, कोई इन किनारों से निकल ही नहीं सकता, वापस आना पड़ेगा अपनी असलियत। तो इसीलिए फिर हम कहते हैं कि मुकम्मल हुकूक जो दिए हैं ना, वो दीन इस्लाम ने दिए हैं 100%। ये कह के दिल खुश हो जाता है। ट्रू। मुमताज़ मुग़ल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और उसी दौरान मुझे उज़्मा बुखारी साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी उज़्मा। मैं मुमताज़ साहिबा का कमेंट लेकर आपकी तरफ आती हूँ। मुमताज़ साहिबा, ज़रा मुझे बता दीजिए, 3 साल से ये मुसलसल कैंपेन हो रही है, आज आप लोग एक बार फिर ये औरत धरना के नाम से हुआ है, ये जितने भी आप लोग के मुतालबात हैं, जिस तरह से ये कैंपेन आगे बढ़ी है, इसके ज़रा फ़वाइद क्या हासिल किए आप लोगों ने, कितने मुतालबात हैं जिस पर अमल दरामद हो गया, इसकी डिटेल्स दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। पहले तो आज के दिन और तमाम बहनों को औरतों के आलमी दिन के मौका पर बहुत मुबारकबाद। जो आप अभी मैं बातचीत सुन रही थी, हम मज़म्मत भी करते हैं, शदीद मज़म्मत भी करते हैं। परसों जो हमारी बहनों के साथ हुआ, ये कोई आम बात नहीं है कि हमारी ख़वातीन ने बहुत जद्दोजहद की है
अपने सियासत में आने के लिए, अपने सियासी हुकूक हासिल करने के लिए, अपने पार्लियामेंट में आने के लिए। और जो आपने बात की कि और जो हम मार्च कर रहे होते हैं या औरतें जो हैं अपने राइट्स के लिए आगे आ रही होती हैं, तो हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी सियासी बहनों को, अपनी जिन्होंने असम्बलियों में बैठ के, जिन्होंने ऐवानों में बैठ के जो है ख़वातीन के लिए, जो कि उनको नुमाइंदगी कम मिली कि 17% उनकी नुमाइंदगी थी, लेकिन उन्होंने साबित किया अपनी मौजूदगी को और 60% से ज़्यादा जो है ख़वातीन के लिए कवानीन पास किए। आज जो हम बात करते हैं तो आज हमारे पास जो है औरतों को हरासा करने के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, औरतों पर घरेलू तशद्दुद के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, औरतों को विरासत देने के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। और ये तभी मुमकिन हुआ है जब हमारी औरतों को मौका मिला और उन्होंने अपने आप को मनवाया, अपने मुमताज़ साहिबा, ये जिन कवानीन की आप बात कर रही हैं, ये कवानीन तो पहले से मौजूद हैं। हैरेसमेंट के हवाले से भी है, ऑफिशियल हैरेसमेंट के ऑफिस में जो हैरेसमेंट होती है उस हवाले से भी है, घरेलू तशद्दुद के हवाले से भी है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या हुआ? क्या आप लोगों के इस एहतजाज के बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हुई? क्या वो लोग देखिए बहुत जी बिल्कुल देखिए कुछ चीज़ें जो है होना शुरू हुई हैं और इसमें हमारी इसमें भी मैं समझती हूँ कि हमारी ख़वातीन का बहुत अहम किरदार रहा है कि हम मानते हैं कि अभी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से हम चाहते हैं कि एक खातून चाहे वो घर में बैठी हो लेकिन उस पर तशद्दुद ना हो, एक खातून वो सड़क पे मौजूद हो तो उसको जो है हरासा ना किया जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा अभी मसला है हमारे लिए कि जो कवानीन तो बने हैं लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इसीलिए जो है हम चाहे ख़वातीन असम्बलियाँ करें, हम जो है सड़कों पे मौजूद हों, हम जो है अपनी आवाज़ मीडिया के ज़रिए जो है पहुँचाएँ। तो आज भी हम खड़ी हैं इसी जद्दोजहद के लिए कि जो कवानीन बने हैं उनको जो है उस पर अमल दरामद कराया जाए। और वो अमल दरामद तभी मुमकिन है जिस तरह हमने देखा कि कोविड के दौरान दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी जो रिसोर्सेज जो है वो उस्मा बुखारी साहिबा का कमेंट लेते हैं। बिल्कुल ठीक है मुमताज़ साहिबा, मुख्तस किए जाने चाहिए। उस्मा साहिबा, मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि आपकी हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन ये जो ख़वातीन के मसाइल है ना, वनी वाला सिलसिला, ये कारोकारी वाला सिलसिला, तेज़ाब गर्दी को कि तेज़ाब गर्दी वाले मामलात में अब कुछ सख्ती आई है, लेकिन जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं जिस पर कानून साजी भी हो चुकी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और इन चीज़ों का रुकना वो नहीं हो पाता। ये वही मुल्क है कि जहाँ पर इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनी, आप तमाम ख़वातीन वहाँ पर असम्बलीज़ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन के लिए वो हुकूक जो उनको मिल जाने चाहिए, जिन पर कानून साजी है लेकिन अमल दरामद नहीं है, ऐसा क्यों है उस्मा साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। मैं आपको भी तमाम अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन बहनों को भी आलमी दिन की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। गो हर दिन हमारा दिन है, लेकिन ये एक दिन आपको अगर स्पेशल जो है वो साबित करने के लिए अगर मना लिया जाए तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई हर्ज की बात है या हर्ज होना चाहिए। जो सवाल आपने किया, देखिए आप अगर रेशो निकाल के देखें पाकिस्तान के अंदर, अब तो 4% है पॉपुलेशन का, और लेकिन अभी भी औरत इकोनॉमिकली, औरत जो है वो डोमेस्टिकली, औरत साइकोलॉजिकली, हर तरह से औरत डिपेंडेंट है अपने जो मर्द मेंबरान हैं उनके ऊपर। और इसमें कोई बुराई मैं नहीं कह रही कि है, लेकिन यही जो तमाम यूनिट्स हैं यही मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। मेरा भी एक बेटा है और मैं यकीन मानो मैं बहुत सोचती रही कि मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि पता नहीं अल्लाह ताला ने लड़कों के अंदर कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल के इनको भेजा जाता है। मेरा बेटा जब मेरे सामने जब वो एक मेल शॉविनिज्म की बात करता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और मैंने उसको उस हवाले से मैंने उसकी ट्रेनिंग करनी शुरू की, उसको ये कहना शुरू किया कि जो तुम करोगे वो तुम्हारी माँ की तरबियत होगी, और अगर तुम औरतों के साथ बदतमीजी करोगे, बिहेव करोगे, या तुम्हें जो मेल शॉविनिज्म है तुम्हारे अंदर, अगर ये इस तरह से नजर आएगा तो वो लगेगा कि तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत नहीं, और उसी लिए एक अच्छा बेटा जो है उसकी तरबियत नहीं की। लेकिन मैं हैरान हूँ, मेरे घर में अगर एक बेटे का पैदा होकर उसको मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है वक्त के साथ साथ उसको एक अच्छा इंसान बनाने में, तो फिर वो खवातीन जो बेचारियां कम उम्र में शादी कर दी जाती हैं और जिनके हर साल बाद एक बच्चा पैदा होता है और वो 8-10 बच्चों के अंदर घिरी होती है, वो क्या करती है, वो कैसे इन सारे मामला को देखती है। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, देखिए जो कवानीन बने
वो मेजॉरिटी में वो कवानीन, मुझे बहुत खुशी है ये कहने में कि मेजॉरिटी में तमाम कवानीन, जिसकी बात आप कर रही थी या मुमताज कर रही है, वो हरासमेंट वाली बात हो, वो कम उम्र की शादियों की बात हो, ये सब कवानीन तब बने हैं जब खवातीन असम्बलियों के अंदर आई हैं। उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का बिल हो, सेंटर्स की बात हो, ये पहले ये बातें हुआ ही नहीं करती थी। इस बातों के ऊपर लेजिस्लेशन का रवाज ही नहीं था। हमने लेजिस्लेशन करके एक स्टेप उठाया है, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर चेंज ऑन ऑफ का बटन नहीं है करन। इसके अंदर हमें सबको मिलके एक जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी, जहां पर हर बंदा जेंडर सेंसिटिव हो। हम किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहे, हम किसी से कोई जंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं और जो इंसान को बेसिक ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मर्दों को देता है, वो हमें भी हासिल होने चाहिए। हमें भी शादी का हक होना चाहिए, हमें भी फैमिली बनाने का हक होना चाहिए, हमें भी जॉब का हक होना चाहिए, हमें भी बात करने का हक होना चाहिए। लेकिन ये जो एक वो है ना कि जो औरत जिसका मुंह बंद कर रहा है, एक्स्ट्रा ना दे, लेकिन जो हमारा हक है बस वही दे दें। उस्मा साहिबा, जो हक है हमारा, बस वो हमें हमारा हक ही देते हैं, वही काफ़ी है हमारे लिए। मुझे मुमताज़ साहब सर आप ये बताइएगा कि ये 8 मार्च के दिन फ्रेयर हॉल हो गया इस्लामाबाद में, लाहौर में, दीगर मुख्तलिफ शहरों में आप लोगों का ये अलामती एक धरना होता है, एहतजाज होता है, मार्च होता है। आज का आप लोगों ने नाम इसको औरत धरना दिया हुआ था। पूरा साल आप लोगों की एक्टिविटी क्या होती है? नाज़रीन को ये नहीं पता होता, लोगों को ये नहीं पता होता कि ये औरत फाउंडेशन पूरा साल क्या कर रही होती है, क्या अचीवमेंट्स हैं आप लोगों की, ज़रा इस बारे में बताएं। किरण, एक तो ये आप तस्दीक कर लें कि ये जो औरत धरना है, ये औरत फाउंडेशन ने नहीं ऑर्गेनाइज़ किया। हम औरत के हवाले से सेमिनार्स, हम रैलियां हम ज़रूर निकालते हैं, ठीक है, लेकिन ये अवामी वर्कर पार्टीज़ का था, डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का था, एक चीज़। दूसरी बात ये कि जो आप बात करी हैं कि आप पूरा साल नहीं नज़र आते, आप देखिए कि हम जो है बहुत ज़्यादा ना सिर्फ हम ग्रास रूट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों ही कोविड के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से जो एक रिपोर्ट हमने लॉन्च की है, जिसमें हमने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर कोविड के दौरान औरतों को किस किस्म का ज़हनी, जिस्मानी और इमोशनल जो है और मेंटल जो वायलेंस है वो किस तरह का बर्दाश्त करना पड़ा। तो वो हमने रिपोर्ट लॉन्च की है। इसके साथ साथ जो है हम पार्लियामेंटेरियंस अपनी बहनों के साथ मिलके जो है उनकी तरबियती प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम जो है आप मीडिया के साथ मिलके जो है ख़वातीन के लिए बातचीत कर रहे होते हैं, और हम साथ इसके जो है एक जहाँ पे हम नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम देहातों में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम कम्युनिटीज़ को अवेयर कर रहे होते हैं, नौजवानों के साथ हम काम कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि हाँ ये कवानीन आए हैं, ये हमारे राइट्स हैं। लाइमलाइट में आते हैं वो आप लोग आते हैं 8 मार्च को। अच्छा आलिया भाभी, मसला ये, अभी मैं गई हुई थी, मैं नाज़रीन को दिखाऊंगी भी वो सेगमेंट, मैंने लोगों से वहाँ पे जब बात की है पोस्टर्स के हवाले से, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, इन्हीं मुंतज़मीन में से मुझे बताया कि जी हमने इस दफ़ा कट डाउन किया है उन पोस्टर्स को, और हमने कोशिश की है कि ऐसे तमाम, और उन्होंने तो एक टर्म का, एक वर्ड का इस्तेमाल किया, घटिया वर्ड का, कि अगर इस तरह के कोई पोस्टर्स होंगे तो हम उसे निकाल देंगे, नहीं आने देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। बट होता यही है, कंट्रोवर्शियल हो जाती है ये पूरी कैंपेन। औरत के यकीनन मुतालबात भी हैं, हुकूक भी हैं जो उनको हासिल नहीं है, लेकिन इन स्लोगन्स की वजह से ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है सारी की सारी कैंपेन, फिर वो हुकूक कहीं दब जाते हैं और ये कंट्रोवर्सी पे बात होती है। क्या ये अच्छा हो कि वो मुतालबात हों वो प्ले कार्ड्स के ऊपर, कि आसानी भी हो और हुकूक हासिल करने के लिए हर कोई फिर एक साथ आवाज़ उठाए मिलके? औरत की खूबसूरती है, औरत का लाउड होना तो मर्द की खूबसूरती नहीं है, मर्द की फितरत है। जी आऊँगी आपकी तरफ, बिल्कुल मैं यही सवाल लेकर आऊँगी। आलिया साहिबा को कंप्लीट करने दीजिए, मैं लूँगी आपसे जवाब। मैं उज़्मा की बात को आगे लेकर चलती हूँ कि उज़्मा बुखारी ने जो बात की कि बेटे को लेकर चलना, तो उज़्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मर्द की अगर साइकी देखी जाए, मर्द आज़ाद पैदा हुआ है, वो आज़ाद रहना चाहता है, वो कटहरे में नहीं आना चाहता। मैं ये नहीं कह रही क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैं वो बता रही हूँ जैसी उसकी फितरत है, जो साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं, जो एक पूरी रिसर्च है। अच्छा, उसमें हम मर्द को अगर पाबंद नहीं, कोई अच्छा सा लफ्ज़ बोलती हूँ कि हम अगर मर्द को अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देना चाहते, तो उसको अगर आपने ऐसे करना है ना, तो ये एक औरत के बस का काम ही नहीं है कि वो कर सके। एक सिर्फ माँ की अगर हम बात करें, माँ तरबियत कर सकती है, लेकिन अगर लेटर ऑन एज में देखूँ तो 4 हैं जो मिलकर उसको कंट्रोल करेंगी। सबसे पहले माँ,
फिर उसकी बहन, फिर उसकी बीवी और फिर उसकी बेटी। एक मर्द के पीछे 4 खवातीन काम करेंगी, फिर वो मर्द जो है वो पाबंद होगा। देखिए केसेस जरूर आएंगे, लेकिन जिस मर्द को ये पता होगा। अच्छा, क्या आपने क्लियर कर दिया, वरना लोग 4 बीवियां समझ जाते हैं। नहीं, बीवी तो जितनी आप संभाल सकें, और एक बीवी को आज के दौर में संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि अपनी चादर देखकर पांव फैलाइए। खवातीन इतनी आसान नहीं है, ये पहाड़ जैसी होती हैं। और लेकिन उसमें मैं ये वजाहत कर दूं कि एक मर्द को 4 खवातीन संभालती हैं, फिर माशरे को बेहतरीन मर्द हम दे रहे होते हैं। और औरत के मुकाबले में मर्द कटहरे में खड़ा नहीं होता, तो उनसे सवालात करने की बजाय माहौल बनाइए। हमने औरत को क्या कर दिया कि सास और बहू के झगड़ों में हमने ये कहने को छोटी छोटी बातें, हमने पूरे माशरे को इसमें बदल दिया है। और जो औरत को गाली देने की बात है ना, अगर आप वनी और कारोकारी उधर जाएं तो वहां पे भी काम मर्द कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर जो इज्जत आ रही है वो औरत पे आ रही है। अगर किसी मर्द ने गाली दी है तो वो गाली उसी की वालदा तक जाती है, सामने वाले के पास नहीं जा रही होती। लेकिन फिर भी मर्द ये काम कर रहा होता है क्योंकि वो इस सोच को समझ ही नहीं पा रहा कि औरत की इज्जत कैसे करवानी है। अभी जिस किस्म की स्क्रीन पे चीजें चल रही थी, मैं कहती हूँ हमने तो चलो घर की बात थी देखी, जो हमें दुनिया ने देखा होगा, हम इन माओं पे फख्र कर रहे होते हैं। और जिसने, मैं समझती हूँ कि जिसने पहले हाथ उठाया होगा, जिसने ये सलूक किया होगा, उसी ने सबसे गलत काम किया। जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत ये तमीज नहीं सिखाती। समिया साहिबा कमेंट करना चाह रही थी आप इस बात पर। मैं आपको यही कह रही हूँ कि लोग कहते हैं जी आप सारा साल किधर होते हैं। मैं आपसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि जैसे मैं हल्के ख़वातीन जमात इस्लामी की एक कारकुन हूँ, हम 95 से इंटरनेशनल वुमेंस डे को अपने तौर से मनाते हैं कि हम अपनी जो तारीख़ इस्लाम की रोशन मिसालें हैं, हमने बीबी खदीजा से शुरू किया, हमने बीबी आयशा को, बीबी ज़ैनब को, बीबी फ़ातिमा को, हज़रत मरियम को, इन सब को एज़ अ रोल मॉडल कि आज की नौजवान नस्ल को हम अपनी तारीख़ से रूशनास करें। हम आज की औरत को किस तरह से बताएं कि तुम्हें ये मकाम कैसे मिला है और कितनी ज़्यादा मोहतरम हस्तियों ने तुम्हारी तरबियत की है, वो उम्महातुल मोमिनीन हो, वो तारीख़ इस्लाम के वो किरदार हों। हमने 95 से हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी ने ये काम शुरू किया कि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे को अपने तौर से मनाएं। हम अपनी मुआशरती अक़दार, अपने मुआशरे के मुताबिक, अपनी समाज के मुताबिक हम उसको चलाएं। और हमने इसीलिए इंटरनेशनल वुमेंस डे पर फैमिली को फोकस किया कि जब औरत और मर्द सारे एक दूसरे के मुतहारिब कुव्वतें ना हो, एक दूसरे की रफीक बनकर, एक दूसरे की मुआविनत बनकर खानदान को बनाएंगे। बिल्कुल समिया साहिबा, मैं इसी बात को आगे, मुझे एक छोटा सा कमेंट इसी बात पर। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही हैं। मुझे उस्मा साहिबा बात करने दें ना, आप मुझे बात करने दें। समिया साहिबा क्या ही बात हो कि ये आप लोग भी फिर औरत मार्च वालों के साथ मिलकर, क्योंकि मैंने वहाँ पर वहीं पर ही बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो अपनी बात को लेकर इस औरत मार्च में इंडल्ज हो गए कि जिनको समझ नहीं आ रही या हमें समझ नहीं आ रही थी, तो हम इस औरत मार्च में अपना पॉजिटिव साइड दिखाएं। उस्मा साहिबा, मैं जो आलिया भाभी से सवाल कर रही थी मैं वही आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। मुझे ये बता दीजिएगा कि जो प्ले कार्ड्स पे लिखा हुआ होता है, समिया साहब जी, समिया साहिबा कंप्लीट कर लें प्लीज। अल्लाह हाफिज। फिर मैं यही कह रही हूँ, मेरी बात कंप्लीट करने दें, मैंने जाना है फिर एक जगह पर। जी तो कहिए। मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमने ख़ानदान के साथ वाबस्ता किया और हमने इस दफ़ा का स्लोगन रखा है, मजबूत ख़ानदान, महफूज औरत और मुस्तहकम मुआशरा। स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ मेक स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़। और जब तक ख़ानदान में मजबूत नहीं होगा, जब तक कि उसकी औरत का किरदार उसमें मजबूत नहीं होगा, बाप है वो, बेटा हो, ये सब औरतें ही उनकी तरबियत करती हैं। औरत ही औरत का इस्तेहसाल करती है। औरत को चाहिए कि वो अपने मुमताज़, आप एग्री करती हैं समिया साहिबा से? करें। देखिए, जब तक औरतों को बराबर मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक औरतों पर तशद्दुद जब तक औरतों को बराबर मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक औरत काम, जितना वो काम करती हैं मर्दों के बराबर उतना ही उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जब तक औरतों को सियासत में बराबर मौके नहीं मिलेंगे, जब तक औरतों को फैसला साजी में मौके नहीं मिलेंगे, जब तक हमारी ख़वातीन पे तशद्दुद ख़त्म नहीं होगा, हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। सही, तो यही मेरा सवाल यही तो है फिर कि यही सारे मुतालबात वो प्ले कार्ड्स के ऊपर आ जाएं तो लोगों के लिए समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। उस्मा साहिबा, आप दुरुस्त कह रही हो किरण, और मैंने भी जब पिछले साल और शायद उससे पिछले साल कुछ प्ले कार्ड्स देखे, मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगे।
मैं औरत मार्च की बिल्कुल हामी हूँ और मैं समझती हूँ कि औरत मार्च होना चाहिए, उसमें अपने हकूक़ के मानने के लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसकी अपनी सोसाइटी के मुताबिक हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब रहीला अब चली गई है सन्याफा, लेकिन मुझे अफ़सोस ये है कि यही तो प्रॉब्लम है कि हमने गलती औरत के अंदर से ही निकालनी है। हमने औरत ख़ानदान बनाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ औरत के ऊपर है। इसी फिनोमेना पे मुझे एतराज़ है। ख़ानदान बनाने की खाली ज़िम्मेदारी औरत पे नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मार खा के औरत चुप रहे और ख़ानदान बनाती रहे, आई एम सॉरी, मैं ये ख़ानदान समझ नहीं पाती हूँ। सही। अगर आप ये समझते हैं कि बेटे को शादी का हक जो है मर्ज़ी की होना चाहिए, लेकिन बेटी को नहीं होना चाहिए, अगर ये ख़ानदान बनाना है, ये मेरी समझ में नहीं आता। सही। मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि जो मर्द है, लड़का है, उसकी नौकरी के लिए आप बहुत कोशिश करें, बड़ी मन्नतें मानी जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, लेकिन बेटी कॉम्पिटेंट है, वो नौकरी कर सकती है, उसको नौकरी ना करने दी जाए। उसके लिए ये तगदो क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। उस्मा बुखारी साहिबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा आपका, आलिया सालिम साहिबा आपका बेहद शुक्रिया, मुमताज़ साहिबा आपका बेहद शुक्रिया, आप तमाम मौजूद थे। मैं ये औरत मार्च जहाँ पर हो रहा था, फ्रेयर हॉल, वहाँ पर गई हूँ और जो तासुरात हैं लोगों के, जो वहाँ पर ख़वातीन मौजूद थी, इसके अलावा मर्द हज़रात भी मौजूद थे, क्या सोच कर आते हैं, आइडियोलॉजी इनकी क्या है, क्या बात करते हैं, सब दिखाती हूँ आपको। आज ख़वातीन का आलमी दिन है और पिछले 3 सालों से नाज़रीन पाकिस्तान में आलमी दिन के मौके पर औरत मार्च मनाया जा रहा है। मुतालबात हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात की जाती है, बहुत से मुतालबात लेकर, बहुत से प्ले कार्ड्स लेकर, बहुत से शिकवे शिकायतें इस माशरे से लेकर ख़वातीन यहाँ जमा होती हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जमा होती हैं। न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आती हैं जो कि इस औरत मार्च को, इस औरत धरने को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद अपने मुतालबात को आगे तक पहुंचाते हैं, जो फिर एक अलग रुख इख्तियार कर जाता है। और कुछ लोग इस एहतजाज को, इस धरने को पसंद करते हैं, कुछ लोग इसे कंट्रोवर्शियल कहते हैं। यहाँ पर जो औरत मार्च में ख़वातीन आई हुई हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्ले कार्ड आपने उठाया हुआ है, दिखाइए ज़रा। ये बताया हुआ है कि आई एम अ ह्यूमन एंड नॉट योर इज़्ज़त, मतलब कि मेरा ऑनर सिर्फ मेरा ऑनर है और मुझे आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते कि अगर मैंने कुछ किया तो आपकी नाक कट जाएगी, बिकॉज़ आई एम अ ह्यूमन और मेरी खुद की ज़िंदगी है, मेरी खुद की मर्ज़ी है, मेरी खुद की फीलिंग्स है, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। खुद की इज़्ज़त तो हो? खुद की इज़्ज़त मैं बिल्कुल हूँ, बट मैं आपकी इज़्ज़त नहीं हूँ। तो एग्जैक्टली, सो आई एम गोना डू व्हाट इज़ राइट फॉर माई सेल्फ, विच मीन्स दैट आई एम गोना कम हियर एंड मैं मार्च करूँगी। इक्वालिटी ज़रूरी है, विक्टिमाइजेशन नहीं। जी, तो मैं आपको कहूँ कि 30 सेकंड्स में जो मेरे नाज़रीन देख रहे हैं उनको अपना प्ले कार्ड समझा दें तो उन्हें क्या बताएंगे आप? वेल, आई थिंक मैं यही बताना चाहूँगी कि हमें विक्टिमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें इक्वालिटी करनी चाहिए। एंड जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है, वी शुड नॉट ऑलवेज गो अगेंस्ट द वुमेन के उसने ऐसा किया, उसने कुछ ऐसा। अच्छा, विक्टिमाइज़ नहीं करना चाहिए और इक्वालिटी चाहिए। मतलब कि अगर आप बस में खड़ी हुई हैं और अगर कोई मर्द बैठा हुआ है सीट पर तो वो बैठा रहे, बराबरी करे, वो बैठा रहे, आप खड़ी रहें, ठीक है, बराबरी है, क्योंकि वो तो हमें उठ के सीट देते हैं ना। तो फिर ये तमाम मैनर्स में बराबरी होगी। जी, तमाम मैनर्स में बराबरी हो, मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक लड़की जा रही है तो आपको कोई राइट नहीं है उसको छेड़ने का, हरास करने का। तो आई थिंक इक्वालिटी हर चीज़ में होनी चाहिए। अगर कोई खातून सड़क पर जा रही है तो उसको बिल्कुल सुकून से जाने देना चाहिए। गेजिंग करना, आवाज़ें कसना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर कोई खातून इस पर आवाज़ उठा रही है तो वो बिल्कुल सही उठा रही है, ना भी उठाए तब भी ये गलत है। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे मर्द हज़रात जो हैं वो प्ले कार्ड्स देखकर नाराज़ हो जाते हैं और ऑलमोस्ट प्ले कार्ड्स वो तो होते ही आप लोगों के लिए हैं। आप क्या लिख कर लाए? मैम, मैंने लिखा है चार्लोट ब्राउन का, मैंने कोड लिखा है। मैम, असल में यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मैंने हमारे, उनका ये परसेप्शन होता है कि वो अपने विल से औरतों को मतलब कपड़े पहनाते हैं, मतलब जो वो कहेंगे औरतें वो करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम, क्योंकि देखें, औरतें भी इंसान हैं, उनका भी विल है और वो इक्वली इंडिपेंडेंट है जिस तरह इक्वली इंडिपेंडेंट मैन है। इस तरह के प्ले कार्ड्स, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लो बैठ गई सही से, इस तरह के जो प्ले कार्ड्स, जो स्लोगन्स लगे हुए होते हैं, आप नहीं समझती कि इसकी वजह से जो असल कॉज होता है वो ख़राब हो रहा होता है, वो मर रहा होता है? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को जो लोग गलत समझते हैं वो असल में अपनी सोच जो है वो उस प्ले कार्ड पे डाल रहे होते हैं, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये नहीं है जो वो बना रहे हैं। मतलब
आप मुझे खुद बताएं कि अगर आपका जिस्म है, और मैं जो फैक्ट्स इस पे लिखे हुए हैं कि रोज़ 11 रेप रिपोर्ट होते हैं, ये रिपोर्ट है, जो नहीं होते वो तो हमें पता ही नहीं है। तो कोई कामयाबी हुई है पिछले 3 साल से ये कैंपेन चल रही है आपकी औरत मार्च की? काफ़ी हुई है, मतलब आप देखें अभी टर्नआउट जो है ये जो शुरू हुआ है ये पिछले 3 साल से आप कंपेयर करें तो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये इस तरह के बैनर्स की वजह से जो असल बात आप लोग करने के लिए निकलते हैं, औरत के हुकूक की बात करने के लिए निकलते हैं, वो कहीं एक साइड पे दब जाते हैं और चीज़ें जो है वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो जाती हैं? कंट्रोवर्सीज़ कौन उठाता है, मुझे ये बताएं। हम उठाते हैं? हम नहीं उठाते। हम जो ये लेके आते हैं उस एक चार्ट पीस पे आप पूरी स्टोरी नहीं लिख सकते। आप एक लाइन लिखेंगे या आप एक वर्ड लिखेंगे जो हमें जिस बारे में बात करनी है। मैंने भी एक लाइन लिखी है, मैंने पूरी कहानी नहीं लिखी इसके ऊपर, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसी ख्वातीन हैं जो रोज़ इसका शिकार होती हैं। मैंने चीज़ नोटिस की है, हमारा फर्स्ट में जो एक प्ले कार्ड आया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जी, मैं तीसरे साल में देख रही हूँ कि लोग असल में उसका मतलब समझ रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो प्ले कार्ड जिस वक्त मेरे सामने है, ये वाला प्ले कार्ड, ये बड़ा पेनफुल है। ये वो प्ले कार्ड है कि जिस पर जो रिएक्शन लोगों की तरफ से आता है वो किस हद तक वर्स्ट होता है, ये वो वाला रिएक्शन है। इसका रीज़न रिएक्शन ही लेकर आ गई हैं आप तो। उन्होंने इस तरह के कमेंट्स किए थे औरत मार्च के ऑफिशियल पेज के ऊपर। वैसे तो ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी हुकूमत के मजबूत उम्मीदवार हैं, जीत उन्हीं की होगी। मुस्तक़बिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए कानून साजी पर काम जारी है। कोशिश है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के ज़रिए हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए अपना मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। नंबर गेम कम होने के बावजूद हुकूमत जीत का दावा कर रही है, कैसे? इस पर बात करने के लिए फेलो एंकर अली हैदर मेरे साथ मौजूद है। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन इससे पहले ज़रा ये सुन लीजिए अली, फिर आपकी तरफ आती हूँ। सेनेट चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का ये सारे इलेक्शन इंशाल्लाह हम आपको जीत के बताएं। टॉस जीतना और मैच जीतना 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इमरान खान ने इत्तेमाद का वोट लेके पार्लियामेंट में मैच जीता है, तो घंटा इनका इमरान खान बजा चुका है, अब ये घंटियां बजाते रहे। अली, चेयरमैन सेनेट का चुनाव 4 दिन बाद है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नंबर गेम में भी आगे हैं और उनके ताल्लुकात का अंदाज़ा कौमी असेंबली में उनकी जीत से लगाया जा सकता है। फिर भी अब हुकूमत दावा कर रही है कि संजरानी मैदान मार लेंगे। ये किस बुनियाद पर है? क्या अब हुकूमत का वक्त है तो ज़मीर का वोट होगा? जी बिल्कुल, वो ज़मीर की आवाज़ सुनने वाले लोग अब बैठे हैं सेनेट में जो हुकूमत की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। ऐसे ही जब पहली दफ़ा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को इलेक्ट करवाना था, देखिए अगेन अगर आप किसी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, अपोजिशन पर अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी आपके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, फिर भी आपने गिलानी साहब को खड़ा किया, कंटेस्ट करवाया और आप जीत गए, इसका मतलब है आपने धांधली की। अगर यहाँ पर नंबर पूरे नहीं हैं तो मुझे ये बताइए कि जिन्होंने, ये वही अपोजिशन है ना जिन्होंने पहले धांधली करवाई आपके मुताबिक, तो जो पहले धांधली करवा रहे थे वो आज 4 से 5 दिन के बाद ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कैसे कहेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती किरण, ये रातों रात ज़मीर जाग कैसे जाया करते हैं? ये ज़मीर तब क्यों नहीं जागता जब आटा महंगा होता है, जब दवाइयाँ महंगी होती हैं, जब गरीब औरत जो है वो सड़क पर बच्चा जन्म देती है, कि तब ज़मीर क्यों नहीं जागा करते हैं? ये जब मुर्गी 500 रुपए किलो मिलने लगती है। एग्जैक्टली जब आपके यहाँ दिन दिहाड़े लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, जब चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों कत्ल हो, चाहे वो डाकुओं के हाथों कत्ल हो, जब कराची में यानी ऑपोजिशन की तारीख अकेली हुकूमत दोहराने जा रही है, कह लें हम कि ऑपोजिशन की तारीख दोहराने जा रही है। अब ये देखिए, गिलानी साहब को एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आती है और वो जीत जाते हैं। मरियम बीबी फिर उसे अपनी फतह करार देती हैं। जब खान साहब को असेंबली से एतमाद का वोट पड़ता है, वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मरियम बीबी एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने जितवाया है। तो फिर ये एजेंसीज़ हफीज़ शेख के वक्त कहाँ थी? क्या नून लीग सियासत में अपने मफादात के सामने फिर कुछ नहीं देख रही होती?
हम अक्सर ये करते हैं कि अपनी हार को, आपको याद है बचपन में हम ये काम किया करते थे, क्रिकेट खेलते वक्त अगर आउट हो जाया करते थे तो इल्जाम ये लगाते थे कि जो ग्राउंड के पास से जो ट्रक गुजरा था उसके शोर ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हम अक्सर यही करते हैं, सियासत में भी यही करते हैं। अपनी जीत का सहरा, अब आप ये देखें ना कि अपनी जीत का सहरा हम पहनाते हैं खुद को, और जब हार जाते हैं तो इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पे धर देते हैं। अपनी एक जीत का हमें कसूरवार लगता है इलेक्शन कमीशन है। मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ। अगर हफीज शेख हार जाते हैं, हम कहते हैं सेनेट जो है वो धांधली होती है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने किरदार अदा नहीं किया। उन्हीं के साथ वाली खातून फौजिया बीबी जो है वो जीत जाती हैं, वहां पर हम कुछ ऐसा नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, ये हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, हमें कंधा मिला हुआ है। तो कहते मसला क्या है, इस्टेब्लिशमेंट में ज्यादातर जो नाम लिया जाता है वो फौज का लिया जाता है। किरण, वो लोग खुद आके सियासी बयानबाजी नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट या फौज या फौजी तर्जुमान वो सियासी बातें, सियासी इल्जाम तराशियां इनकी तरह नहीं कर सकते। तो बड़ा आसान है, आप अपनी हार, अपनी नाकामी, अपनी कोताही, अपनी नाअहली, उस तमाम का इल्जाम नजला उठाओ और सब उन पे डाल दो। आपको पता तो है कि कि आगे से जवाब तो आना नहीं। आपने पंचिंग बैग बनाया हुआ एस्टैब्लिशमेंट को, आपको जो गलत लगे आप कुछ वो फेस सेविंग भी लगने लगा है कि जब आपको जरूरत पड़े तब सबका सब उनके ऊपर डाल दें। अच्छा, एक और सिचुएशन, अब क्या दोबारा वो वाला परसेप्शन क्रिएट होना शुरू हो गया मियाँ साहब वाला और शहबाज शरीफ वाला? हमजा शहबाज की मैं बात कर रही हूँ, जब से वो जेल से बाहर आए तो मरियम पर सवाल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले हमजा को एशाए में बुलाया जिसमें मरियम नहीं आई, अब पंजाब में तब्दीली का नारा लगा है, फिर हमजा से मुलाकात हुई है, मरियम उसमें भी शरीक नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपको अली, क्या पंजाब के मामलात हमजा ने अपने हाथ में ले लिए हैं और मरियम खुश नहीं है इससे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के मामलात हमजा पहले भी खुद ही चलाया करते थे और अब भी मरियम साहिबा को इस बात का अंदाजा है कि वो हमजा ही बेहतर चला सकते हैं, क्योंकि पंजाब में इन्होंने जो चंद एक लाहौर की रैली, आपको याद होगा लाहौर का जलसा, वो जिस तरह बुरी तरह नाकाम हुआ, वहां से उनको अंदाजा हुआ कि हमजा शहबाज कितना जरूरी है, खासतौर पे सेंट्रल पंजाब के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब दोनों भाइयों में वो जो मीम और शीन वाला या नून और शीन वाला एक मसला था वो रह गया है, क्योंकि दोनों के अहदाफ अब सेम है। दोनों ने अपनी अपनी ट्राई करके, दोनों ने अपनी अपनी कोशिश करके देख ली। उन्होंने मफाहमत करके देख ली, इन्होंने लड़ाई करके देख ली, दोनों को कुछ नहीं मिला। दोनों को इस बात का अंदाजा हुआ है कि हमें बैलेंस्ड होकर चलना है। मरियम साहिबा को देखिए, बात सुनिएगा, मरियम फेस बन चुकी है इस वक्त नून लीग की रेजिस्टेंस पॉलिसी का। हमजा कभी भी उनको रिप्लेस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक शहबाज शरीफ के नाम का नहीं है, वोट बैंक या नवाज शरीफ का या मरियम का है। अब मरियम को इस बात का अंदाजा है कि जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो हमजा के पास हैं, जो पंजाब मैनेज करना है वो हमजा को आता है, क्योंकि हमजा पहले भी ये काम बहुत अच्छे से कर रहा था। हमजा के काम में मरियम टांग नहीं अड़ाएंगी, मरियम साहिबा के काम में हमजा टांग नहीं अड़ाएंगे। मेरा ख्याल है ये पोल्स अपार्ट बेशक चलते रहे, लेकिन इनकी मंजिल एक है, इन्होंने पहुंचना एक जगह पर ही है, ये पहुंचेंगे एक साथ ही। सही, मिलकर खेलेंगे तो फिर रावी चैन लिखेगा। ठीक है अली, बहुत बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद में। अगले टॉपिक की जाने बढ़ी। नाज़रीन, सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के बागी अरकान के हुकूमती बेंचेस पर बैठने पर PTI के नुमाइंदे गुस्से में आए हैं। बात करने की इजाज़त नहीं दी। इस पर PTI के खुर्रम शेर जमान ने एजेंडे की कॉपीज़ फाड़ दी। और आपको तो याद ही होगा कि अभी पिछले दिनों ये शहरियार शर और असलम अबड़ो साहब वाला मामला क्या है। तो PTI के अरकान ने असलम अबड़ो और शहरियार शर की नशिस्तों पर लोटे की तस्वीरें लगाई हैं। ऐवान के बाहर खुर्रम शेर जमान साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो असलम अबड़ो और शहरियार शर की जानिब से फ्लोर क्रॉसिंग करने पर कार्रवाई करें। इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के नाराज़ रुकन असम्बली हैं असलम अबड़ो साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। असलम साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। ये क्या हुआ है आज असम्बली में आपके साथ? आप लोगों की नशिस्तों पर लोटे बना दिए गए, फिर आप दोनों जाकर हुकूमती बेंचेस पर बैठ गए, क्या हुआ ये? पहली बात कि अभी तक मुझे कोई सीट वहाँ अलॉटमेंट हुई नहीं है, मगर बात ये है कि मैं इनके साथ बैठना नहीं चाहता। वो इसलिए कि जो इनके 5-6 मेंबरान जो है बागी हो गए थे, जिन्होंने अंदरूनी वोट जो इनको नहीं दिया था। मैं तो ओपन आया था, मैं तो 2-3 दिन ओपन मैंने अपने इंटरव्यूज दिए थे कि भाई मैं इनको वोट इसलिए नहीं दूंगा कि ये सिंध के साथ जो है इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे हल्के का इंटरेस्ट नहीं है, ये यहाँ डेवलपमेंट जहाँ सिंध में करना नहीं चाहते, उसमें मुझे हक था। पाकिस्तान आइन कहता था कि आपकी जहाँ मर्जी हो आप वोट दे। आज जब मैं इजलास में आया तो मैं अपने सीटों में उस वक्त तो नहीं गया था, मैं थोड़ा लेट आया था कि इनके जो 16 MNA चले गए हैं, जो 5-6 MPs के साथ ये बैठे हुए थे, तो उनको तो जो है उनकी सीटों पे लगाना चाहिए था ना कि भाई आप लोग बिके हो। जो बिकने वाले हैं ये उनको अपने साथ बिठाया हुआ है, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं,
उनके साथ जो है असेंबली में इकट्ठे आए। भाई मैं तो ओपन आया था, मैं कोई छुप छुपा के तो नहीं आया था। मैंने तो ओपनली कहा था कि आप लोगों का सिंध की वजह से जो है आपका इंटरेस्ट नहीं है, अब मेरे हल्के से कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए हम 2 MP थे सिंध से, अब उनकी हाल ये है कि उन पे तवज्जो नहीं दी। अब दोनों MP नाराज है। उसका असलम साहब यानी अब पार्टी अरकान के साथ नहीं बैठेंगे सर, तो क्या आपने स्पीकर को पलेदा सीट करने की दरखास्त दे दी है? क्या कहा उन्होंने इस पर फिर? देखिए अभी मैं इनको अब एप्लीकेशन दी नहीं है, मैं उनको एप्लीकेशन दूंगा क्योंकि स्पीकर को इख्तियार है, कानून उनको इजाजत देता है कि भाई आप किसी को भी सीट अलाट कर सकते हैं। तो अभी हमने एप्लीकेशन हम कल सुबह को जो है वहाँ पहुँचा देंगे, या मेरा सेक्रेटरी हो सकता है कि वो आज ही पहुँचा दे। तो मसला ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ये जिनके जो 5-6 बंदे इनके जो भाग गए थे, अपनी नाराजगी की वजह तो बताइए मुझे। नाराजगी की वजह क्या है आपकी? क्या सिंध में तरक्याती कामों का ना होना है? लेकिन सिंध की हालात अगर ख़राब हैं तो वहाँ तो पीपल्स पार्टी 1 दहाई से ज़्यादा हुकूमत कर चुकी है और आपने तो उन्हीं को वोट दिया है। देखिए ना उनके मेंबरान है भाई, देखिए ना गवर्नमेंट तो उनकी है, पुलिस उनकी है, रेवेन्यू उनकी है, मिनिस्ट्रियाँ उनकी है, कुछ काम उनके होते हैं, कुछ काम उनके नहीं होते हैं। मगर हमारे तरफ से एक मरकजी गवर्नमेंट थी, पहली दफा PTI गवर्नमेंट में आई थी, पहली दफा यहाँ सिंध में जो है MPs उनके बने थे, अंदरूनी सिंध में MPs बने थे। अब 2 बंदे थे सिर्फ अंदरूनी सिंध से, उनका हम लोग उनको नाम तक पता नहीं कि भाई इनका नाम क्या है, फेडरल मिनिस्टर में नहीं जानते। गवर्नर के पास जाते हैं काम के लिए तो वो कहता है कि मेरी चलती नहीं है। तो आखिर यहाँ करता धरना सिंध में कौन था मुझे बताए ना। आज 3 साल हो गए हैं, मैं 86 बंदा हूँ, मैं सियासत करने वाला हूँ, मैं वहाँ इलेक्टेड में मेयर नहीं सर, यानी आप फैसला कर चुके हैं तहरीक इंसाफ से दूर जाने का। खबर तो ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने अगले इलेक्शन में टिकट देने की यकीन दहानी करवाई है आपको सर। लेकिन अगर वो देखते हैं, आगे चल के देखते हैं हालात क्या बनते हैं। हो सकता है अगर इनका रवैया यही रहा, और इन्होंने काम अभी भी नहीं किया तो जाहिर है इस पार्टी में कौन रहेगा। देखो मेरी बात सुने, इस वक्त पीपल्स पार्टी के अलावा मुझे तो और पार्टी कोई नजर आती नहीं। यहाँ नून लीग है, नहीं यहाँ PTI है, इस वक्त पीपल्स पार्टी है, उनका मुकाबला करने के लिए भी कोई पार्टी मुझे तो नजर नहीं आ रही। मैं कह दूं आपको अपना सियासी मुस्तकबिल फिर पीपल्स पार्टी के साथ नजर आ रहा है। देखिए अभी आगे चलते हैं, अगर इनका यही हाल रहा तो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे 23 में, ऐसा ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मौजूद थे, आपके शिकवे शिकायतें मौजूद हैं इस वक्त भी। नाज़रीन आखिर में एक और सेगमेंट की जानिब मैं आपको लेकर जाना चाह रही हूँ। सिंध में मुर्गी के दाम जो है ना वो आसमान पर हैं और सरकार बिल्कुल बेखबर है। सिंध भर में मुर्गी का जो गोश्त है वो 550 रुपये किलो, 550 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है और सरकार ने दाम 214 रुपये मुकर्रर करके हाथ झाड़ लिए हैं। अब कमिश्नर कराची कहते हैं कि मुर्गी कहाँ महंगी है, उल्टा सहाफ़ी को कहा क्या आपको लगता होगा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। सुने, तारीख में पहली बार 500 तक चली गई मुर्गी। नहीं, आपके पास वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूध जिस तरह अगर चंद लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं कि 130 तक चला गया तो ऐसी बात नहीं है। कम कराने के लिए कोई हिदायतनामा जारी करेंगे इस वक्त नहीं, जब तक ये मीटिंग होगी उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हफीज़ शेख साहब को बहुत सस्ते टमाटर लगते थे। खैर कमिश्नर साहब, जब भी आप रेट 214 लगाते हैं और कोई अमल नहीं करता, और तो और अवाम के वोट से हुकूमत में आने वाले सियासतदान भी मुर्गी का रेट नहीं जानते हैं। अवाम का दर्द रखने वाले सियासतदान मुर्गी का रेट नहीं जानते हैं। किसी की बीवी मुर्गी ख़रीदती है तो किसी का शौहर। पिछली बार कब जो है वो मुर्गी और दूध खरीदा था, क्या दाम था, कुछ याद आ रहा है? अभी जो है वो 450 से ज़्यादा का दाम हो चुका है मुर्गी का। और क्योंकि मेरे मियाँ लेकर आते हैं सारा सौदा, तो मुझे ये सारी बातें पता चलती रहती हैं और हम दोनों मिलके यही सोच रहे होते हैं कि करना क्या है। मुर्गी की कीमत बढ़ने का कुछ इल्म है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये काम मेरी मिसेस का, मेरा नहीं है। भाभी ने शिकायत नहीं की कि रेट बढ़ गए हैं, पैसे ज़्यादा थे आपसे? जी, भाभी ने बहुत शिकायत की और बल्कि मुझे कुछ दिनों पहले ही कहा था कि आपकी हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी। मैंने उन्हें समझाया कि ये काम वफाक का नहीं है, सूबाई हुकूमत का है। इन दिनों बिलावल अक्सर खान साहब को महंगाई याद दिला रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके दिल में गरीबों का बड़ा दर्द है। वैसे महंगाई की सुनामी में और डुबा दिया है।
वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफ़ा दो। हमारे पास हल है, हम जानते हैं कि अवाम को इन मुश्किल हालात से कैसे निकाला जा सकता है। पाकिस्तान की गरीब अवाम तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं और उसका वही जवाब है कि मैं क्या करूं। हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म परेशान अवाम के लिए जो खुदकुशी करने पर मजबूर है, आप उनके लिए क्या करेंगे उसका जवाब नहीं है। किस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ है उनके पास कोई प्लान नहीं। तारीख में इतना इजाफा नहीं हुआ है महंगाई में, उसके पास कोई जवाब नहीं है। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। तो बिलावल साहब, सिंध की खबर कब लेंगे? पहले यहाँ तो रेट आप मुकर्रर कर लें, अब तो हर तरफ आप ही की हुकूमत है, या इसके लिए भी फिर वफाक से पैसे चाहिए? नाज़रीन, असल मसला जो है ना वो चूज़ा है। जी हाँ, वही चूज़ा जिसे पिछले साल कुएं में और जंगल बयाबान में फेंका जा रहा था, अब हेचरी में चूज़ों की पैदावार कम करके आड़ती दाम को हवा दे रहे हैं। आड़तियों ने पिछले माह चूज़े के दाम अचानक बढ़ा दिए। जो चूज़ा पिछले साल 25 रुपये का था, अब 72 रुपये में भी मुश्किल से मिल रहा है। फीड भी अचानक फिर महंगी हो गई है, 2700 रुपये की बोरी 3500 रुपये से ज़ायद की हो गई है। अब ऐसे में रेट आसमान से बातें करने लगे हैं और शायद ये सूरत हाल बकरीद में ही जाके फिर कुछ बेहतर हो या फिर और ज़्यादा हो जाए। हम बात करेंगे ज़ुहैर अली ठट्टा से, हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैर, ये क्या सिचुएशन हुई है सारी? जी बिल्कुल किरण, ठट्टा और सिजावल ज़िला जो है कराची जैसे मेगा सिटी को 70% जो है मुर्गी की सप्लाई करने वाले ये ज़िला थे, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पोल्ट्री फार्म थे। मगर आज उनकी सूरत हाल ऐसी है कि 100 से ज़ायद जो है वो पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके हैं। उनकी वजूहत में ये कि अद्वियात जो है वो मनमानी इजाफा किया जा रहा है। चूज़ा जो गए साल तकरीबन 25 रुपए का मिल रहा था, वो आज 72 रुपए का हो गया है। तो फीड की बोरी उसने भी ऐसे आसमान के रेट पे छुए हैं कि वो एक फार्मर जो है वो करने के काबिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ती गई है और इनके मनमानी रेट की वजह से आज तो फिलहाल सिंध वालों को फिर घर की ताल को जो है ना वो मुर्गी बराबर समझकर खाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।